सबसे पहले हम उस बी टीम शब्द का विश्लेषण करेंगे जो कि आज भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। और इस बी टीम शब्द को सबसे आसान भाषा में आप अभिनेता गोविंदा की फिल्म दूल्हे राजा से समझ सकते हैं, जहां पर कादर खान जब जॉनी लीवर से पूछते हैं कि तुम किसकी तरफ से हो, तब जॉनी लीवर जवाब में कहते हैं कि उंगली उनकी तरफ जरूर है, लेकिन मैं आपकी तरफ। ठीक ऐसे ही आज हमारे देश की राजनीति में भी चल रहा है, जहां पर विपक्षी दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि वो कहने के लिए तो हमारे साथ है, लेकिन वो सच में बीजेपी की ही बी टीम है। और इस पूरी कहानी को आप स्पाइडरमैन के उस मशहूर मीम से भी समझ सकते हैं, जहां पर स्पाइडरमैन के भेष में कई लोग एक दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंट कर रहे हैं। आज हमारी क्रिएटिव टीम ने इसे कुछ इस तरीके से बनाया है, जहां पर आप इन स्पाइडरमैन को विपक्षी दल समझ सकते हैं, जो कि एक दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए, उंगली दिखाते हुए ये कह रहे हैं कि सामने वाला बीजेपी की बी टीम है। अब बी टीम की व्याख्या आप समझ गए होंगे, लेकिन आज हम इस बी टीम की बात क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे वो विवाद छिपा है जो फिलहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बसपा की सुप्रीमो मायावती के बीच चल रहा है। ये दोनों ही नेता अपने अपने राजनीतिक दलों के सबसे टॉप लीडर्स हैं, और इन दोनों ही नेताओं का आरोप यह है कि सामने वाला दल बीजेपी की बी टीम है, यानी बीजेपी के लिए बैकडोर से काम कर रहा है। राहुल गांधी दरअसल पहुंचे थे रायबरेली, और वहां पर एक हॉस्टल में दलित छात्रों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि बहन जी हमारे साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन किसी कारण से उन्होंने ऐसा नहीं किया, और यह बेहद निराशाजनक है। अगर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस एकजुट हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत पाती। राहुल गांधी के इन आरोपों पर मायावती ने काउंटर अटैक किया, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली के विधानसभा चुनावों में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। यह आम चर्चा है, जिसके कारण यहां पर बीजेपी सत्ता में आ गई, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि यह पार्टी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी न बचा पाए। अब इस पूरे विवाद को लेकर कुछ रिएक्शंस भी आए हैं, पहले आपको वो सुनवा देते हैं, फिर खबर में आगे बढ़ेंगे। आजकल चुनाव पीछे के लिए ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, ये सर बात सही है, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़े, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। ये खुद कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम है। इन्होंने हरियाणा हरवाया, इन्होंने दिल्ली हरवाई, इन्होंने महाराष्ट्र हरवाया, सारे राज्यों में ये विपक्ष का सफाया कर देना चाहते हैं। ये अपना खुद गिरेबान में झांक कर देखें और फिर दूसरे ऊपर आरोप लगाएं। कांग्रेस और सपा दोनों बी टीम है, समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस ने मदद किया। लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस ने प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आ जाए, तब विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने यहाँ तक कह दिया था कि यदि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आएगी तो हम अलग हो जाएंगे। अब सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि इस पूरे विवाद में किसका आरोप ज्यादा सही है। राहुल गांधी का कहना है कि बीएसपी साथ होती तो वो उत्तर प्रदेश में जीत जाती, यानी कि अलायंस जीत जाता। वहीं मायावती का कहना है कि कांग्रेस खुद दिल्ली में बीजेपी की बी टीम की तरह लड़ रही थी। बीते साल हुए लोकसभा चुनाव 2024 के उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें, जिसमें से 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 6 पर कांग्रेस की जीत दर्ज हुई थी और बीजेपी ने 33 सीटें जीती थी। लेकिन बसपा यानी कि मायावती की पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। लेकिन आप इसमें वोट शेयर का खेल देखिए।
समाजवादी पार्टी को 33.8% का वोट मिला। कांग्रेस को कितना, जिसने 6 सीटें जीती, उसे 9.5% वोट मिले। और बीएसपी, जिसने अपना खाता भी नहीं खोला, उसको भी 9.5% ही वोट शेयर मिला है। अब इन तीनों को क्लब कर लीजिए, यानी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के वोट परसेंटेज को, तो करीब ये हो जाता है 53% का, 53% का। और कहते हैं कि मायावती का वोट अक्सर गठबंधन सहयोगियों को ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे में निश्चित तौर पर गठबंधन की सीटें भी बढ़ सकती थी, वोट परसेंटेज तो बढ़ता है। बाकी अगर हम एक्चुअल डेटा को एनालाइज करें तो फिर उत्तर प्रदेश की कम से कम 14 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर बीएसपी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा हुआ है। यहां पर बीजेपी किस अंतर से जीती है और बीएसपी को कितने वोट मिले थे, वो डेटा आपके सामने इस वक्त ग्राफिक्स में है। यानी कि मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा का नहीं है, लेकिन इस मार्जिन ने, कम मार्जिन ने बीजेपी को जीत के मार्जिन तक पहुंचा दिया है। एक बार इन सीट्स को देख लीजिए। मेरठ, मिर्जापुर, मिश्रिक, फूलपुर, शाहजहांपुर, उन्नाव, ये ऐसी सीटें हैं। जीत का मार्जिन बीजेपी का जो ऑरेंज बार में आपको नजर आ रहा है, लेकिन बीएसपी को जो वोट मिले वो आपको ब्लू बार में नजर आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो डिफरेंस है दोनों के बीच का वो बहुत ज्यादा नहीं है। और ऐसे में ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, लेकिन जीत का मार्जिन देखिए वो इस वक्त आपके सामने है। यानी कि इस डेटा के आधार पर आप ये बात कह सकते हैं कि अगर मायावती इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो इससे बीजेपी को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अगर हम बसपा की प्रमुख मायावती के उस आरोप का विश्लेषण करें जहां पर वो ये कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तो खुद दिल्ली में बीजेपी की बी टीम की तरह चुनाव लड़ा, तो उसके लिए भी आज हमारे पास कुछ आंकड़े, कुछ नंबर्स हैं। दिल्ली में कम से कम ऐसी 14 सीटें थीं जहां पर अगर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करके गठबंधन में चुनाव लड़ रही होती तो शायद वहां पर भी तस्वीर कुछ और ही होती। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो तमाम सीटें हैं जहां पर बीजेपी की जीत हुई है, साथ ही वोटों का वो अंतर भी मौजूद है जिससे कि वो जीते हैं। और उसके बाद कांग्रेस को कितने वोट मिले उसका आंकड़ा भी आपकी स्क्रीन पर ब्लू बार में नजर आता है। बादली की बात करते हैं सबसे पहले। बादली, संगम विहार, मेहरौली, कस्तूरबा नगर, तिमारपुर, मादीपुर, इसके साथ ही जंगपुरा, कुल मिलाकर ऐसी 14 सीटें हैं। उसमें नांगलोई जाट, त्रिलोकपुरी, विकासपुरी, मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, छतरपुर सीट। नई दिल्ली सीट आपको याद है, अरविंद केजरीवाल यहां से चुनाव लड़ते आए हैं और हार गए। अब आप इन आंकड़ों से इस बात को समझ सकते हैं कि अगर गठबंधन पूरी तरीके से एक हो जाए तो यह बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो आखिर ये दल पूरी तरीके से एक हो क्यों नहीं जाते? ये बीजेपी के उस नारे से कुछ क्यों नहीं सीखते जिसमें बीजेपी कहती है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। आखिर विपक्षी दल इस एक नारे से सीख लेकर एक क्यों नहीं होना चाहते? अब आपके इस सवाल का जवाब यह है कि ये विपक्षी दल अक्सर ये तो कहते हैं कि इनका सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद है बीजेपी को हराना, मोदी को हराना। लेकिन असल मायनों में इनका सबसे बड़ा मकसद होता है सत्ता में आना, अपनी इंडिविजुअल पार्टी को मजबूत करना। और यही वो मुद्दा है जो इन्हें आपस में जोड़ता नहीं बल्कि तोड़ देता है, बिखराव ला देता है। अब आप जरा सोचकर देखिए कि अगर कांग्रेस पार्टी का एकमात्र मकसद बीजेपी को हराना होता तो क्या कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती के साथ दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ती? क्या कांग्रेस ये बात नहीं जानती थी कि उसको जो भी वोट ट्रांसफर होगा वो बीजेपी का नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का ही वोट ट्रांसफर होगा? और ये वोट ट्रांसफर बीजेपी को नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को कमजोर करेगा। और इन सब का जवाब ये है कि कांग्रेस पार्टी को ये सब बातें बखूबी पता थी। राहुल गांधी भी ये पूरा सच जानते थे, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा ताकि वो खुद को मजबूत कर सके।
अब ये कुछ ग्राफिक्स आपके सामने हैं और बहुत करीब से इनको देखिए और समझिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 10% घटा है पिछले साल के मुकाबले, और इनमें से 8% बीजेपी को गया, वहीं 2% कांग्रेस पार्टी को गया। यानी कि कहीं ना कहीं विपक्षी दल भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आए और इसमें कुछ गलत भी नहीं। अपनी जमीन को मजबूत रखना, अपनी पार्टी को मजबूत रखना भी एक राजनीतिक दल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपने दिमाग में एक एआई विचार लाकर सोचिए, अगर ये इंडिया ब्लॉक 2024 का लोकसभा चुनाव जीत जाता और इनका अल्टीमेट मोटिव यानी कि बीजेपी को हराना भी खत्म हो जाता, तो क्या ये विपक्षी दल आगे भी एक साथ बने रहते? क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को स्पेस देती? क्या टीएमसी बंगाल में कांग्रेस को स्पेस देती या फिर अलायंस को बाहर से सपोर्ट करती? पंजाब में आम आदमी पार्टी क्या इन्हें जगह देती या फिर केरल में लेफ्ट पार्टियां किसी दूसरे और अलायंस को अपने यहां कदम भी रखने देती? और यही वो मिसअंडरस्टैंडिंग है जो शायद कई लोगों के मन में रहती है। विपक्षी गठबंधन कोई दोस्तों का एक दल नहीं, ये कोई कजिन्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है या फिर ये कोई एनजीओ नहीं, बल्कि विपक्षी गठबंधन एक ऐसा अलायंस है जो एक कॉमन इंटरेस्ट के साथ एक साथ आता है। और ये इंटरेस्ट खत्म होने पर ये अलग हो सकते हैं या फिर जब इन्हें लगता है कि इनके पर्सनल इंटरेस्ट को इस कॉमन इंटरेस्ट से नुकसान हो सकता है, तब भी ये दल अलग हो जाते। और यही वो वजह है कि विपक्ष के ये सभी दल एक होते हुए भी शायद एक नहीं है। और जब ये खुद एक नहीं है, तब ये ऐसा आरोप लगाते हैं कि सामने वाला बीजेपी की बी टीम है। और ये आरोप समय समय पर लगते रहते हैं और शायद आगे भी लगते रहेंगे। तरफ मोदी, एक तरफ केसीआर, ये दोनों मिल गए अंदर से। बाहर देखने के लिए अलग अलग है, लेकिन अंदर से मिलके एक, अगर मैं ये कहूं कि केसीआर की जो पार्टी है ये तो बीजेपी की बी टीम है। अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं, वो हमने पहले भी देखा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं। जिस तरीके की भाषा हम लोगों को सुनने को मिली है, जिस तरीके से माननीय मायावती जी ने कहा है कि वो अपनी जरूरत पड़ी तो अपने वोट भारतीय जनता पार्टी को दे सकती हैं, ये वो बात कहीं न कहीं साबित करता है जो चर्चा में बहुत दिनों से थी कि ये एक्चुअली बीजेपी की टीम बी की तरह काम कर रही है। अब आप आज के हमारे इस विश्लेषण से ये समझ सकते हैं कि विपक्षी गठबंधन के कई राजनीतिक दल एक दूसरे पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप तो लगाते हैं, लेकिन असल मायनों में ये बी टीम जैसा कुछ है ही नहीं। सारा का सारा खेल सिर्फ कॉमन इंटरेस्ट का है। जब मायावती को इंडिया ब्लॉक में अपना फायदा दिखा तो वो सोनिया गांधी के साथ गले मिलती हुई नजर आई थी। जब सपा बसपा को एक साथ आने में फायदा दिखा तो 2019 के लोकसभा चुनाव में लोगों ने अखिलेश यादव और मायावती को एक मंच पर भी देखा था। और इसी राजनीतिक फायदे के लिए अरविंद केजरीवाल भी राहुल गांधी के साथ कई मौकों पर देखे गए। लेकिन आपको जनता के तौर पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये तस्वीरें अंतिम तस्वीर नहीं है। जिस दिन इन राजनीतिक दलों को एक दूसरे से फायदा होता नहीं दिखेगा, ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और यही राजनीतिक दलों का असली काम भी होता है। ये चुनाव लड़ने के लिए मैदान में होते हैं, एक दूसरे से फ्रेंडशिप निभाने के लिए नहीं। ये दल एक दूसरे से इमोशनली नहीं, बल्कि एक बिजनेस पार्टनर की तरह एक दूसरे के साथ होते हैं। और जैसे ही किसी एक दल का प्रॉफिट शेयर गिरता है, ये उस पार्टनरशिप से भी अलग हो जाते हैं। राजनीति में ये होता रहा है और आगे भी होता हुआ देखने को मिलता रहेगा। और ये बी टीम जैसा कोई भी शब्द महज एक इल्यूशन है और कुछ नहीं।